Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history. Chapter 8, Towns, Traders and Craftsmen. So let's start. By the end of the 14th century, when different Muslim dynasties ruled over various parts of India, some minor towns were also flourishing. In this chapter, we are going to study how these minor cities were converted into big towns by the traders and rulers. 14th सेंचुरी के अंत तक जब इंडिया के अनेकों पार्ट्स पर कई मुस्लिम डायनेस्टीज ने शासन किया, तभी कुछ छोटे छोटे शहर भी बन रहे थे। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे इन छोटे छोटे शहरों को ट्रेडर्स और रूलर्स द्वारा बड़े शहरों में बदल दिया गया। केस स्टडी हम्पी और विजयनगर। The disintegration of the Sultanate of Delhi provided an opportunity for the rise of a number of kingdoms in the south. दिल्ली सल्तनत के विघटन ने साउथ में कई राज्यों के उदय का अवसर प्रदान किया। मीन्स साउथ में न्यू किंगडम्स बनने लगे। डेक्कन में तुगलकों के पतन के बाद विजयनगर और बहमनी दोनों इम्पोर्टेंट किंगडम्स बन गए। ये 200 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम तक इंडिया के डेक्कन में इम्पोर्टेंट किंगडम्स के रूप में रहे, लेकिन वे लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट फाइटिंग करते रहे। अल्टीमेटली उनके अधिकांश संसाधन युद्धों में समाप्त हो गए और इससे भारत में नई शक्ति आ गई, जो थे मुगल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विजयनगर किंगडम। द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स, हरिहर एंड बुक्का राय, near the banks of the river Tungabhadra in 1336 AD. विजयनगर किंगडम 1336 AD में तुंगभद्रा रिवर के किनारे टू ब्रदर्स द्वारा स्थापित किया गया था, जिनके नेम थे हरिहर और बुक्का राय। उस समय मोहम्मद तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। हरिहर का राज्याभिषेक समारोह 1336 में विजयनगर में आयोजित किया गया था। दोनों भाइयों ने अपना अधिकार बढ़ाया। विजयनगर एम्पायर तब पूरे साउथ इंडिया में शामिल था, जो तुंगभद्रा रिवर के नीचे है। चेन्नई और मैसूर के वर्तमान क्षेत्रों को कवर करते हुए कोमोरिन तक। बुक्का राय ने अपने ब्रदर हरिहर को 1356 एडी में सफलता दिलाई। उन्होंने 1377 एडी तक शासन किया। विजयनगर साउथ इंडिया में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था। Krishnadev Rai. The kingdom of Vijayanagar was ruled by the three dynasties, Sangam, Saluva and Taluva, having 16 rulers for 230 years, 1336 to 1565 AD. विजयनगर किंगडम में 3 डायनेस्टीज जैसे संगम, सलुवा और तालुवा का शासन था, जिनके 16 रूलर्स थे। इन्होंने 1336 से 1565 एडी के लिए 230 ईयर्स तक शासन किया था। तालुवा डायनेस्टी में मोस्ट फेमस साउथ इंडियन रूलर्स में से एक था कृष्णदेव राय। उन्होंने 1509 से लेकर 1529 एडी तक शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर किंगडम के सबसे बड़े रूलर थे। उन्होंने बहमनी रूलर्स के साथ बहुत मजबूत तरीके से सामना किया। उस समय बहमनी किंगडम 5 स्टेट्स में बंट गया था। वह अक्सर अपनी आर्मी का नेतृत्व स्वयं किया करते थे। 1512 एडी में उन्होंने बिना किसी कठिनाई के रायचूर किले पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बीजापुर और उड़ीसा के राजा को भी हराया और वे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगर रूलर्स। इन द किंगडम ऑफ विजयनगर द किंग वॉज ऑल पावरफुल इन सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल मैटर्स. The king maintained a splendid court which was attended by the nobles, priests, men of learning, astrologers and musicians. विजयनगर राज्य में राजा सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल्स मैटर्स इन सभी में शक्तिशाली था। राजा ने एक शानदार दरबार मेंटेन कर रखा था, जिसमें नोबल्स, प्रीस्ट, मैन ऑफ लर्निंग, एस्ट्रोलॉजर्स और म्यूजिशियंस होते थे। एम्पायर को कट्टाम, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और तहसीलों में डिवाइड किया जाता था। 200 कट्टाम्स थे और ये गवर्नर्स के कंट्रोल में होते थे।
उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिवेन्यू का एक हिस्सा दिया और राजा को मिलिट्री सर्विस प्रदान की। तहसीलों में गांव का एक ग्रुप शामिल होता था और गांव में एक पंचायत सिस्टम होता था। राजा अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता था। आपराधिक मामलों के लिए बहुत गंभीर पनिशमेंट दिए जाते थे। लैंड रिवेन्यू इनकम का मेन सोर्स था, यद्यपि अदर टैक्सेस भी लगाए जाते थे। रिवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा राज्य की समृद्धि के लिए खर्च किया जाता था। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कोंटी 1420 में और फारसी ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक 1443 एडी में विजयनगर आए और उन्होंने राज्य की समृद्धि और उन्नति की प्रशंसा की। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। The great Hindu kingdom of Vijayanagar was famous for its trade and commerce. One of the major reasons for its progress were the Hindu traders and scholars who had come to this kingdom. महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए फेमस था। इसकी प्रोग्रेस का एक बड़ा कारण हिंदू व्यापारी और विद्वान थे जो इस किंगडम में आए थे। कपड़ा और खनन उद्योग विजयनगर किंगडम में डेवलप हुए और शिल्पकारों और व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के अकॉर्डिंग एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में लगभग 300 पोर्ट्स भी थे। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट था कालीकट जो वेस्टर्न कोस्ट में था। विजयनगर ने इन सबके साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे, जैसे इंडियन ओशियन, बर्मा, मलय पनिनसुला, चाइना, अरेबिया, पर्सिया, साउथ अफ्रीका, अबिसीनिया और पुर्तगाल। मालदीव में बने जहाज़ों का यूज समुद्र के ऊपर माल ढोने के लिए किया जाता था। जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उस समय वो थी कपड़ा, चावल, लोह और चीनी, और इंपोर्ट करने वाली चीज़ें थी हॉर्सेज, एलिफेंट्स, पर्ल्स, कॉपर और चाइनीज सिल्क एक्सेट्रा। Look at the next para. The Portuguese, who were allowed to trade in their kingdom, eventually proved to be the greatest troublemakers. In 1510, they seized a small port of Goa and built it up as a base for commerce and for future plundering. पुर्तगाली, जिन्हें अपने राज्य में व्यापार करने की परमिशन थी, वो सबसे बड़ी परेशानी पैदा करने वाली साबित हुए। 1510 में उन्होंने गोवा के एक छोटे से बंदरगाह को छीन लिया था और इसे कमर्स के लिए और भविष्य में लूट के लिए आधार बनाया। लुक एट द मैप ऑफ दिस चैप्टर। साउथ इंडिया, बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स। इस मैप में बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर को दिखाया गया है। ब्राउन कलर से बहमनी किंगडम को शो किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं गोंडवाना, दौलताबाद, गुलबर्गा और असीरगढ़, ये सारे बहमनी किंगडम में थे और इसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, ये सारी रिवर्स भी फ्लो करती थी। येलो कलर से विजयनगर एम्पायर को शो किया हुआ है। वारंगल, तेलंगाना, रायचूर, गोवा और मदुरई, ये सब विजयनगर एम्पायर में शामिल थे और इसमें कावेरी, कृष्णा और गोदावरी रिवर फ्लो करती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बिठला टेम्पल। बिठला टेम्पल हम्पी का सबसे असाधारण शो पीस है। मंदिर की दीवार और प्रवेश द्वार जो हैं वो टावर्स के साथ एक विशाल रूप में बनाया गया है। इस कैंपस के अंदर कई हॉल, मंडप और टेम्पल्स हैं। बिठला मंदिर भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर 15th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। कई राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान इस मंदिर को बढ़ाया। बिठला टेम्पल का जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका प्रभावशाली पिलर्ड हॉल्स और पत्थर का रथ। हॉल में जो बड़े बड़े ग्रेनाइट पिलर्स हैं उन पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं जिन पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। स्टोन का जो रथ है वह कैंपस के अंदर स्थित है और हम्पी की प्रतिष्ठित संरचना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द विजयनगर एम्पायर वॉज फेमस फॉर रिफाइनमेंट, आर्ट, culture and industry. A prominent feature of Vijayanagar architecture was the addition of a large pillared hall known as Kalyan Mandapa to the old type of temples. विजयनगर साम्राज्य शोधन कला, संस्कृति और उद्योग के लिए फेमस था।
विजयनगर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता एक लार्ज पिलर हॉल के अलावा यह पुराने प्रकार के मंदिरों के लिए कल्याण मंडपा के रूप में भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों को गेटवे के लिए जाना जाता है, जिन्हें गोपुरम और सजे हुए पिलर्स कहा जाता है। विजयनगर के बेहतरीन मंदिर हम्पी में है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों में सबसे फेमस बिठला मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर है। नरसिम्हा और कृष्णदेव राय और उनकी दोनों रानियों की पोर्ट्रेट स्टैचूज विजयनगर कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सूरत। सूरत is located at the mouth of the river Tapti on the Gulf of Cambay. It is another city of India which flourished during the 14th century. सूरत कैम्बे की खाड़ी पर ताप्ती रिवर के मुहाने पर स्थित है। यह भारत का एक सिटी है जो 14th सेंचुरी में बना था। इस सिटी की स्थापना गोपी नाम वाले एक हिंदू ब्राह्मण ने की थी। 1514 में पुर्तगाली यात्री ने डुबर्ट बारबोसा को इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी बताया। इस पोर्ट सिटी का अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान बहुत अच्छे से विकास हुआ। 16th सेंचुरी के एंड में पुर्तगाली सूरत के समुद्री व्यापार के मालिक थे। इस बंदरगाह शहर की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कारण सूरत डच, पुर्तगालियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का एक मेजर इशू बन गया। इंग्लिश किंग जेम्स I के राजदूत थे सर थॉमस रो। उन्होंने ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए मुगल राजा जहांगीर से व्यापार में कंसेशन मांगा और सफल रहे। उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन भी मिली। इसके बाद इस सिटी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर प्रेसिडेंसी की सीट बना दिया गया था। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटी, द डच ऑल्सो फाउंडेड अ फैक्ट्री इन सूरत। इस सिटी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए डच ने सूरत में एक फैक्ट्री भी स्थापित की। 1664 में मराठा नेता शिवाजी ने सूरत पर अटैक कर दिया। जब शिवाजी सूरत पहुंचे तो उन्होंने मुगल सेनापति और उनके साथ तैनात छोटी सेना को बंदरगाह सुरक्षा के लिए कंट्रीब्यूशन की मांग की थी, लेकिन मुगल सेनापति ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर शिवाजी ने सिटी को सैक कर लिया 3 वीक्स के लिए, जिसमें मराठा सेना ने मुगल और पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों से सभी धन लूट लिया और दिल्ली में मुगल एम्पायर के अलर्ट होने से पहले इस धन को सफलतापूर्वक महाराष्ट्र ले जाया गया था। इस धन का उपयोग बाद में मराठा एम्पायर के विकास और मजबूती के लिए किया गया था। नेक्स्ट पैरा। द ओनली ब्रिटिश फैक्ट्री, a fortified warehouse, was successfully defended by Sir George Oxenden. ओनली ब्रिटिश फैक्ट्री, एक फोर्टिफाइड वेयरहाउस का सर जॉर्ज ऑक्सनडेन द्वारा बचाव किया गया, लेकिन सूरत में फैक्ट्री की समृद्धि को एक घातक झटका लगा जब बॉम्बे को 1662 में चार्ल्स सेकंड को ब्रिगेंजा की शादी के कैथरीन के दहेज के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। 1668 में शीघ्र ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे में एक और फैक्ट्री लगाई गई। उस डेट से ही बॉम्बे में ब्रिटिश के उदय के साथ साथ सूरत का पतन शुरू हो गया और 1670 में शिवाजी द्वारा शहर को फिर से सैक्ड कर लिया गया। 1689 तक प्रेसिडेंसी की सीट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे में मूव कर दी गई थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी by the Arabs who found their way from the Red Sea to the southern India. मसूलीपट्टनम की स्थापना 14th सेंचुरी में अरबों द्वारा की गई थी, जिन्होंने लाल सागर से दक्षिणी भारत तक अपना रास्ता ढूंढा था। यह सतबनहाज के समय पूर्वी तट पर एक समृद्ध सी पोर्ट था, जिसने इस क्षेत्र पर 28 BC से लेकर 225 AD तक शासन किया था। 17th सेंचुरी में यह फ्रेंच, ब्रिटिश और डच के लिए व्यापार का केंद्र था। डच ने 1605 में
उस टाउन में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शुरुआती ब्रिटिश सेटलमेंट में से एक थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोरोमंडल कोस्ट पर पहला व्यापारिक बंदरगाह था। यह फर्स्ट कर्नाटिक वार के बाद फ्रेंच के अंडर हो गया था। शहर एक बार फिर थर्ड कर्नाटिक वार के बाद अंग्रेजों के अंडर में आ गया और इंडिया के आज़ाद होने तक उन्हीं के अंडर में रहा। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज मसाले और कपड़ा खोज रहे थे जो यूरोप और वेस्ट एशिया इन दोनों में पॉपुलर हो गए थे। अंग्रेज, डच और फ्रेंच ने ईस्ट में अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का विस्तार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनीज को स्थापित किया। स्टार्टिंग में इंडियन ट्रेडर्स जो बहुत सारे जहाज़ों के मालिक थे, उन्होंने उनके साथ कंपटीशन किया, बट उसके बाद यूरोपियन कंपनीज जो थीं उन्होंने समुद्री व्यापार पर कंट्रोल पाने के लिए अपनी नौसेना की शक्ति का यूज़ किया और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको मजबूर कर दिया अपने एजेंट के रूप में काम करने के लिए। अंत में अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट में सबसे सफल कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बन गए। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। The increase in demand for goods like textiles led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. कपड़ा जैसे सामानों की डिमांड बढ़ने लगी जिससे स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग और डाइंग आदि का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय कपड़ा डिज़ाइन तेज़ी से रिफाइंड हो गया। हालांकि इस पीरियड में जो शिल्पकार थे उनकी आज़ादी कम होती देखी गई। वो अब जो कपड़ा बुनते थे वो यूरोपियन एजेंटों द्वारा एडवांस में प्रॉमिस किया हुआ होता था। मीन्स वो अब अपनी मर्जी से कपड़ा नहीं बुन सकते थे। वीवर्स को अब अपने कपड़े बेचने या अपने खुद के पैटर्न बुनने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें कंपनी एजेंटों द्वारा सप्लाई किए गए डिज़ाइनों को फिर से तैयार करना होता था। लुक एट द लास्ट पैरा। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास का उदय हुआ जो आज नोडल सिटीज़ हैं। व्यापारियों और कारीगरों जैसे कि वीवर्स को न्यू सिटीज़ के अंदर बने ब्लैक टाउन्स में ले जाया गया। ये ब्लैक टाउन्स यूरोपियन कंपनीज द्वारा स्थापित किए गए थे। तब क्राफ्ट और कॉमर्स में बड़े बदलाव हुए। यहाँ पर ब्लैक्स या नेटिव ट्रेडर्स रहते थे जबकि वाइट रूलर्स ने सुपीरियर रेजिडेंसीज पर अपना कब्जा कर रखा था। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.